अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तो 8 मिनट ऊपर हो गए यार, बड़ा लेट हो गया। स्टार्ट में क्विज रख लिया करूँ, ये हो सकता है ना। आ रही है आवाज़ कामरान? बिस्मिल्लाह कर दें। चलें जी, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने इंस्ट्रक्शंस जो हम सपोर्ट करना चाह रहे थे वो देख ली थी उसमें, और उसका छोटा सा प्रोसेसर बनाना शुरू कर दिया। सो हमने कहा यह था कि 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। एक ये कि जिनमें हमारा जो ऐड सब्ट्रैक्ट और इस तरह की सारी थी, जिनमें 2 रजिस्टर्स को रीड करना है, एक रजिस्टर पर राइट करना है। हमने राइट साइड पे सारों में ऑप कोड रखा था जिससे हमें पता चल जाए कि ये किस टाइप की है। उसके बाद हमने जिनमें 3 रजिस्टर चाहिए थे उसमें RD, RS1 और RS2 2 फील्ड्स रखी, 2 ये रीड करने वाले रजिस्टर्स, एक राइट करने वाला, और उसके अलावा बाकी की फील्ड्स को हमने फंक्शन फील्ड्स कह दिया था। एक 3 बिट की थी और एक 7 बिट की थी। और दूसरा फिर हमने कहा था कि लोड वर्ड के केस में हम क्या चाहते हैं, ये लोड वर्ड है और ये स्टोर वर्ड है। लोड वर्ड के केस में हम ये चाहते हैं कि एक रजिस्टर लें, उसमें एक इमीडिएट वैल्यू ऐड करें, तो जो नंबर बनेगा वो हमारा मेमोरी का एड्रेस बने, और उस एड्रेस से जो रीड किया वो एक डेस्टिनेशन रजिस्टर पर लिखवा दें। तो हमें एक रजिस्टर चाहिए जो डेस्टिनेशन है, तो वो RD भी आ गया। एक रजिस्टर जिसमें एड्रेस निकालने के लिए रजिस्टर की वैल्यू लेनी है, उसके साथ एक इमीडिएट वैल्यू ऐड करनी है, तो वो इमीडिएट वैल्यू इधर रखें। स्टोर वर्ड के केस में हमने ये कहा था कि स्टोर वर्ड में भी हमें 2 रजिस्टर्स और एक इमीडिएट चाहिए, लेकिन उसमें दोनों सोर्स रजिस्टर हैं, क्योंकि स्टोर वर्ड जो है वो रजिस्टर से उठाकर मेमोरी में लेके जा रहा है। तो एक से तो एड्रेस बनेगा जिस तरह लोड वर्ड में बना था। दूसरा रजिस्टर वो है जिसकी वैल्यू हम मेमोरी में सेव करना चाहते हैं, तो इसलिए उसको 2 रजिस्टर चाहिए। तो हमने दोनों रजिस्टर्स की जगह वही रखी जो कि हमने 2 रजिस्टर्स रीड करने वाली जगह पहले रखी थी, तो लोड वर्ड से थोड़ा डिफरेंट बना दिया। तो यहाँ पर जो जगह खाली हुई जो RD वाली थी उसको हमने इमीडिएट के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो हम ये चाह रहे थे कि इमीडिएट 12 बिट का ही रहे, तो हमने 11 डाउन टू 5 जो थी वो इधर रखी और 4 डाउन टू 0 या 5 बिट उधर कर दी, बाकी सारी इधर कर दी। ठीक, फिर हम स्टार्ट हो गए प्रोसेसर डिज़ाइन पे। सो हमने प्रोसेसर डिज़ाइन पे कहा कि सबसे पहला हमारा काम है कि हम किसी तरह मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को बाहर निकालें। तो हमने कहा कि एक हमने असम्पशन ले ली कि हमारी प्रोग्राम मेमोरी अलग है, डाटा मेमोरी अलग है, ठीक है, जो कि रियल में मैंने कहा था कि नहीं होगा, लेकिन इससे मिलता जुलता काम होगा बाद में जब हम कैशेस पढ़ेंगे। सो हमने कहा कि बाकी राइट पोर्ट को हम टाई ऑफ कर देते हैं, 0 से टाई कर देते हैं, वो हम नहीं दिखाते। तो हमने कहा कि एक काउंटर हमें चाहिए जो कि प्लस होता रहे। तो हमने कहा अभी सिंपलर प्रोसेसर में वी डोंट केयर कि ये चलता रहे, बाद में जो मर्जी करे, ठीक है, लेकिन हमें एक एक करके इंस्ट्रक्शन तो निकाल देगा ये। तो हमने कहा यहाँ से हमारे पास इसका D आउट जो था, उधर से हमारे पास डाटा आउट। फिर हमने रेज फाइल का एक वेरिएंट बनाया। पहले हमने जो रेज फाइल पढ़ी थी उसकी एक ही पोर्ट थी जिससे हम रीड या राइट करते थे। इसमें हमने ये किया कि हमने आउटपुट पे 2 मार्क्स लगा दिए। तो हमने कहा कि हमें 2 एड्रेस आएंगे, RA1 और RA0 लेट से कहते हैं, और इसके जवाब में हमारे पास जो डाटा निकलेगा वो D आउट 0 और D आउट 1 हो सकता है। पिछली दफ़ा मैंने 1 2 लिखा हो, एनीवे जो भी आप कह दें। और हमने ये काम किया कि हमने कहा कि ये 2 रजिस्टर जो रीड करने हैं उसकी रिस्पेक्टिव बिट्स इधर टाई कर दें। तो जब इंस्ट्रक्शन आएगी तो ये वाला जो 2 हिस्से होंगे इसमें आपके फील्ड कहीं पे लिखा हो तो याद होगी या मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी? 19 डाउन टू चलो वो एक ही बात है। 19 डाउन टू 15, दूसरी क्या है? ठीक है, सो 0 पे ये वाली मैंने टाई कर दी, 1 पे वो वाली टाई कर दी, तो उनसे डाटा आउट आ गया। और इसके बाद हमने कहा कि इसके आगे हम मे बी अगर सिर्फ एडर को सपोर्ट करना हो तो हम ऐड वाली इंस्ट्रक्शन का, और इसी से जो रिजल्ट आएगा हमने कहा उसको वापस इधर लिखवा देंगे, राइट। और इधर लिखवाएंगे तो ये D इन पे आ जाएगा, और हमने कहा कि राइट इनेबल को 1 कर देते हैं, ठीक है, कि हमेशा लिखवा रहे हैं क्योंकि एक ही इंस्ट्रक्शन अभी चल रही है तो वो हमेशा ऐड ही कर रही होगी। और फिर इसी तरह राइट एड्रेस भी एक होगा जो कि कौन सी बिट्स होंगी? हाँ, कोई लिखी थी ना, 11 डाउन टू 7, क्योंकि 6 डाउन टू 0 ऑप कोड थी, तो उससे आगे वाली बिट्स जो थी वो ये वाली है। तो यहाँ तक चीज़ हमने पहली बना ली।
फिर हमने कहा कि यार इसके अलावा जो बहुत सारी डिफरेंट इसके वेरिएंट्स थे, फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्टर है, तो हमने एडर सब्ट्रैक्टर भी पढ़ा हुआ, तो उसको एक एक्स्ट्रा बिट ही चाहिए होती है जो सब्ट्रैक्ट करने का बता दे, ठीक है। तो हमने कहा कि वो भी इधर से आ सकती है, क्योंकि फंक्शन की सेकंड लास्ट बिट हमने तय करनी थी, तो वो 30th बिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह फिर हमने कहा कि यार अगर मैंने एंड करना हो या और करना हो या जोर करना हो, ठीक है, तो ये सारी हमारी, या इसी तरह सेट लेस देन एक थी तो ग्रेटर देन वाला कंपैरेटर, सेट लेस देन में भी ये भी कर सकते हैं कि उस केस में हम सब्ट्रैक्टर को 1 कर दें, ठीक है। तो लेकिन लेट्स से कि टू स्टार्ट विद मैं कहता हूँ कि ये कर दिया हमने, कंपैरेटर लगा दिया, लेकिन हम बाद में इस ऑप्टिमाइजेशन जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो हम ये कर सकते हैं कि हम a माइनस बी करें और उसका साइन देख लें, अगर वो सही कह रहे हो, ठीक है। तो ए लेस देन बी करें, उधर ए माइनस बी करें और उसका साइन देख लें, तो उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, और इसके अलावा हमने शिफ्ट का भी थोड़ा सा आखिर में जाकर डिस्कस किया। हमने कहा कि शिफ्ट को आप वेरिलॉग, सिस्टम वेरिलॉग में इन ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अरिथमेटिक शिफ्ट, लॉजिक शिफ्ट इकट्ठे इंप्लीमेंट करनी है तो बाज़ का हम इस तरह भी कर लेते हैं कि हम एक मक्स के स्टेटमेंट से बनाते हैं और उसमें जो है लेट से कि पहले में इन पूरा आ जाए, दूसरे में अगर मैंने लेट से राइट शिफ्ट करना है तो मैं इन 31 डाउन टू 1 ले लूँ और इसके आगे एक 0 लगा दूँ, राइट, एंड फिर 2 0 लगा दूँ, 3 0 लगा दूँ, तो उसको सही तरह से इनकोड करूँगा तो ये पूरा मार्क्स बन जाएगा कि कितना शिफ्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास RS1 आ जाएगा और इन से मुराद मेरी जो RS2 है जिसको हमने शिफ्ट करना है। और उसमें भी हमने 2 वेरिएंट्स पढ़े थे कि एक में हमने कहा था कि अरिथमेटिक शिफ्ट होती है, एक में लॉजिक शिफ्ट होती है। तो हमने कहा था इस 0 के बजाय हम एक एंड गेट भी लगा सकते हैं कि अगर अरिथमेटिक करनी है तो इधर इन ही की MSB लगा दो, तो वो शिफ्ट उतनी दफ़ा कर दो। तो ये हमारा काइंड ऑफ पिछली दफ़ा का प्रोसेसर टाइप का वेरिएंट था जिसमें हमने ALU टाइप की इंस्ट्रक्शंस कर ली, और इस पूरे को मैं कहता हूँ लेट से ALU, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। और इनमें हमने क्या किया था कि ये सेम ही को सबको फॉरवर्ड कर दिया था, यहाँ पर भी समझे, ये सारों को यही दोनों लगे हुए हैं, राइट। और बजाय इसके एड्रेस उठाने के हमने इसके आगे एक मार्क्स लगा दिया था जो कि सिलेक्ट कर रहा था, और वो सिलेक्ट किस बेस पे कर रहा था, जो ऑप कोड की फील्ड थी, राइट। तो हमारे पास जो 6 डाउन टू 0 ऑप कोड आता है, ठीक है। ऑब्वियसली सॉरी ये फंक्शन 3 वाली फील्ड आएगी, ठीक है, 14 डाउन टू 12 आएगी, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए ऑलरेडी 30th भी आ रही थी, तो ये यही 30th बिट जो है ये अरिथमेटिक और लॉजिक के दरमियान भी सिलेक्ट कर लेगी नीचे जाकर, ठीक है। तो ये बिट यहाँ से उठ के यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक। सो यहाँ तक हमारा प्रोसेसर में जो रेज टाइप इंस्ट्रक्शंस थी वो गई। तो आज हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि अगर हमने लोड की इंस्ट्रक्शन करनी हो तो क्या करें, ठीक है। सो लोड की इंस्ट्रक्शन अगर हमने सपोर्ट करनी है तो एक मिनट, डब्बा तो मैंने बना दिया है, मगर ये डब्बा यहाँ पर जाकर ये लाइन गायब हो जाती है, ये लाइन इधर आनी थी और ये वाली लाइन जो थी ये इस मक्स से बाहर आनी थी जी। ये फंक्शन 3 है ना जिसकी बेस पे सिलेक्ट हो रहा है। सो ये जो मक्स है ये असल में 4 to 1 मक्स नहीं है, 5 to 1 मक्स नहीं है, ये असल में फंक्शन 3 की 3 बिट है, तो ये 8 to 1 मक्स है, और उसमें से फिर हम प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे। हो सकता है ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों की आउटपुट ये 2 जगह जारी होगी आउटपुट, और इसी तरह जो शिफ्ट की है वो भी 2 जगह जारी होगी, तो ये पूरा 8 to 1 बन जाएगा, ओके। लेकिन वो हम कर ही सकते हैं, तो उसको भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हम अभी कोड करते हुए उसका ख्याल रख सकते हैं। लोड वर्ड पे आ जाते हैं। लोड वर्ड क्या करता है, लोड वर्ड मेमोरी से लोड करता है एक्चुअल। तो इसका मतलब सबसे पहले तो एक मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट से कि मैं इसकी जगह थोड़ी सी मिटाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस जगह पे मैं एक डाटा मेमोरी लगा लेता हूँ, ठीक है। DM लिखा है, DM का मतलब हो गया डाटा मेमोरी, ठीक है। सो ये जो DM है इसका कोई एड्रेस होगा, राइट इनेबल होगा, D in होगा, D out होगा,
ये हमने सिग्नल्स पढ़े थे राइट, जो कि हम एड्रेस आएगा, राइट लेवल आएगा, डाटा इन आएगा, डाटा आउट आएगा। अब अगर लोड की इंस्ट्रक्शन आती है, ठीक है, तो रैम अभी ये जो मेमोरी है ये हमने अभी तक वही समझा हुआ है कि रेज फाइल ही बहुत बड़ी सी लगी हुई है, ठीक है, और हमारी असम्पशन है कि रेज फाइल में तो 32 रजिस्टर थे, इसके अंदर फ्यू किलो रजिस्टर थे। सवाल आपका कुछ, या वैसे आपने किया? अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल शायद सवाल के तो ओके। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब मैं लोड करना चाहता हूँ, तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, ये कह रही है कि RS1 को लो, ठीक है, जो कि इस जगह पर आ रहा है RS1, राइट, इसमें ऐड करो इमीडिएट वैल्यू जो कि इंस्ट्रक्शन से आ रही है, ठीक। सो एडर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि RS2 जो आ रहा था इसके बजाय यहां से इंस्ट्रक्शन से ही वैल्यू उठा लें, है ना, इमीडिएट वैल्यू। इंस्ट्रक्शन की ये वाली बिट्स इमीडिएट थी, राइट, इनको उठाकर हम दूसरे दो नंबर्स को ऐड करना था ना, RS1, तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन इस तरह की थी ना कि लेट्स से X1 X2 और फिर हमने इसके साथ एक वो कांस्टेंट रख दिया था, लेट्स से मैं 8 X2 कह दूँ, तो इसका मतलब था X2 + 8 पहले कैलकुलेट करो, वो तो मेमोरी में का एड्रेस बन जाएगा, उधर से जो डाटा आएगा वापस वो X1 पे लिखवा दो। तो ये हमारा मेन था। तो सबसे पहले तो हमने ऐड करना है, तो ये जो 8 आ रहा है ये किधर आ रहा है, ये इस इमीडिएट वाली वैल्यू में आ रहा है, राइट। सो इमीडिएट वैल्यू पे जब आ रहा है तो इसका मतलब है हमें जो ऐड करना है वो इमीडिएट, तो लेकिन वो तो पहले से ऐड है, एडर की ये वाली साइड, तो क्या करें, और कर देंगे तो वो तो कुछ और ही मिक्स हो जाएंगे वन उसका वन भी आ जाएगा, इसका वन भी आ जाएगा, तो नंबर ही कोई और बन जाएगा, क्योंकि उस साइड से भी कोई डाटा आ रहा होगा ना, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही थी। तो 19 डाउन टू 15 जो आपकी बनती है, जो RS2 वाली फील्ड है, इमीडिएट की कोई भी वैल्यू थी तो वही वैल्यू इधर तो जा ही रही है, तो वो कोई गार्बेज डाटा वहां से उठा रही होगी, एंड आपस में ऐड कर देंगे तो जो उनके वंस हैं वो दोनों वन आए तो वन आ जाएगा। हम चाहते हैं कि यहां से उठाएं अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन हो, और यहां से उठाएं अगर जो अभी तक की पुरानी इंस्ट्रक्शन, तो सिलेक्ट जब सिलेक्ट कर सकते हैं तो सिलेक्टर लगाएंगे जिसको हम मक्स कहते हैं। तो यहां पर एक मक्स लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो जब सिलेक्ट करना है तो मक्स ही करेंगे, और क्या करेंगे, सिलेक्शन का टूल है वही यूज़ करेंगे। ये तो आपका वैसा सवाल है कि जब ऐड करना है तो एडर क्यों यूज़ होता है, तो इसी इधर क्योंकि दो में सिलेक्ट करना है तो मक्स इस्तेमाल हो, ठीक। ओके, तो ये हमारा हो गया मक्स, लेकिन इसकी कोई एक तो सिलेक्ट लाइन भी कहीं से चूज करनी है, दूसरा ये कि ये तो 12 बिट का आ रहा है, वहां पे तो 32 बिट चाहिए हमें, ठीक है। तो हम इसको कोई साइन एक्सटेंड करेंगे, 12 बिट को बनाकर 32 बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ डब्बा चाहिए जो मैं अभी ब्लैक बॉक्स बनाया था, जो कि साइन एक्सटेंशन का है, ठीक है। साइन एक्सटेंशन सिंपल सा काम है कि उसकी जो 12वीं बिट थी उसको आगे 12 से लेके 32 तक वही सारी बिट्स लगा दो, तो वो साइन एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे कि नाम ही कह रहा है कि साइन एक्सटेंड, तो साइन को एक्सटेंड कर दो जितनी बिट्स तक जाना है। तो यहाँ पर कुछ वो लगेगा और यहाँ पर इसकी कुछ सिलेक्ट लाइन आएगी, ठीक है। और ये किस बेस पे सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट होगी कि अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई है तो तब हम इस पे सिलेक्ट करें, अदरवाइज हम ना करें। तो लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरा एक कंट्रोल सिग्नल है, लेट्स से कंट्रोल 1 कह देता हूँ कि इसको बाद में हम इसकी लॉजिक हम अलग से बना लेंगे, लेकिन इट्स वेरी सिंपल कि हम ऑप कोड को चेक करेंगे, वो लोड वर्ड वाला है तो इस पासों सेलेक्ट कर लो, वरना उस पासों सेलेक्ट कर, ठीक। अच्छा, इसके अलावा भी हमें एक काम चाहिए होगा, वो ये चाहिए होगा कि अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई है तो यहाँ पर मैं इसको ये कहूँ कि भाई तू ऐड कर, ठीक है।
तो ये जो बिट्स आ रही हैं यहाँ से जो इसको बताना है मैंने कि तुम ऐड करो, यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ चेंज करनी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा कि यार तुम ऐड करो, ठीक है। तो लोड वर्ड के लिए हमने जो फंक्शन की बिट बनाई थी वो कहीं में मैंने लिखी नहीं वहां पर, है ना। फंक्शन की बिट को क्या किया था, 0 कर दिया था हमने, है ना। किसी के पास लिखा हुआ है? मेरा ख्याल है कि लोड के केस में हमने वैसे ही 0 कर दिया था इसको, राइट, और ऐड के केस में वो वैसे ही 0 है, तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमने ऑलरेडी ऐसी चॉइस ली हुई थी कि जिसमें इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऐड वैसे ही हो रहा है। और ये वाली बिट जो है, ये जो सब्ट्रैक्ट और ऐड को सिलेक्ट करती थी, यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि लोड वर्ड में ये भी ये इमीडिएट वैल्यू वाली थी, यहाँ पर हमें शायद कुछ करने की ज़रूरत हो कि नहीं ये ना करो ठीक है, क्योंकि अगर इमीडिएट वैल्यू की में ये वाली बिट 1 आ गई तो वो उल्टा ऐड के वजह से सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो ये बात समझ आ रही है मेरी कि जो मैं कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हमारी एक वक्त में या तो ऐड की इंस्ट्रक्शन आनी थी या लोड की आ रही है पीछे, क्योंकि एक एक करके इंस्ट्रक्शन निकल रही है। तो अगर ऐड सब्ट्रैक्ट की लेट्स इंस्ट्रक्शन आती थी तो ये वाली बिट 30th बिट 1 होती थी उसके केस में, क्योंकि ये फंक्शन की बिट थी। लेकिन अब अगर लोड की इंस्ट्रक्शन है तो उसके अंदर यही वाली जो 30th बिट है ये तो इमीडिएट वैल्यू में आ गई, राइट। तो जब नहीं जो भी इमीडिएट वैल्यू थी, जो कि कोई भी हम दे सकते हैं, जिस तरह इधर हमने 8 दी, अगर मैं इधर 150 दे दूं या तो कोई 255 दे दूं, ठीक है, तो 255 में सारी की 8 बिट्स 1 हो जाएंगी, या 12 बिट का है तो मैं कहता हूँ कि मैं उसमें मैक्सिमम नंबर जो बनता है वो 2k बनता है, तो मैं उसको 2k माइनस यानी 2k माइनस 1 बनता है, मैं मैक्सिमम नंबर दे दूँ, ऑल वंस चले जाए। तो जब ऑल वंस जाएंगे तो इधर से 30th बिट आएगी कि भाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो ऐड के बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इधर यानी कुछ करने की ज़रूरत है कि भाई अगर लोड की इंस्ट्रक्शन है तो फिर ये ना काम करो, या हम इधर कर लें या हम कह लो कि इधर कर लें, जिधर भी बता दे कि यार तुमने करना क्या है, ठीक है। तो मे भी हम इधर एक डब्बा बना देते हैं जिसको जो कि ऑप कोड भी इनपुट लेता है, राइट। ये ऑप कोड पकड़ता है और उसके हिसाब से डिसाइड कर लेता है, ठीक है। तो एक तरीका उसका ये हो सकता है कि हम कहेंगे ये जो इधर आ रहा है ना कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हम अभी टाई नहीं करते, बल्कि इसको भी हम कहते हैं कि ये मेरा कंट्रोल 2 है और ये कंट्रोल 3 है, जो कि या जो कह लो कि ये सिलेक्ट करेगा कि आपने करना क्या है, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, और ये सिलेक्ट करेगा कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना, या अरिथमेटिक शिफ्ट करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ कुछ समझ आ रही? इन अब ये कुछ सिग्नल नए ऐड हो गए कंट्रोल्स के, जिनको हमने अलहदा से सोच कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना है, राइट। तो वो हम उनकी लॉजिक बना लेंगे, उनकी लॉजिक क्योंकि सादी है, आप जो इंस्ट्रक्शन देख के आप उसको बना सकते हैं, उस पर हम अभी आएंगे। लेकिन ओवरऑल जो काम करना है, अगर हम इनको ठीक ठीक सिलेक्ट करें तो इस जगह से साइन एक्सटेंड होकर इमीडिएट आया, वो ऐड हुआ और एक एड्रेस बन गया। वो एड्रेस हमने उठाकर इधर दे दिया मेमोरी को, और मेमोरी ने जवाब में हमें डाटा आउट दिया, और वो डाटा आउट हमने लिखवाना है रजिस्टर पे। लेकिन रजिस्टर पे तो पहले से ही ALU की आउटपुट कनेक्टेड है, तो अब मैं क्या करूं? अब भी कोई मक्स लगा दूं, ठीक है। तो मैं कहूँ कि यार ये बाय डिफॉल्ट तुम पकड़े थे, ये पकड़ो मक्स और यहाँ से सिलेक्ट कर लो, राइट। तो मैंने मक्स गलत बना दिया जी। इसकी सिलेक्ट लाइन भी कहीं से आएगी, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको कह दूँ कंट्रोल 4 ठीक है। मैं इसके नाम बाद में चेंज कर लूंगा, लेकिन बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये सिलेक्ट कर रहा है कि लोड वाला डाटा उठाकर लिखवाना है या ALU वाला डाटा उठाकर लिखवाना है, ठीक है। तो अब इसको सिलेक्ट किस बेस पे करना है कि अगर लोड की इंस्ट्रक्शन आई हुई तो ये वाला उठा लो, वरना जो दूसरा वाला डाटा है वो उठा लो, ठीक है। दोनों केस में मेमोरी पर लिखवाना भी है ही, तो राइट इनेबल 1 रहे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें हमने रेज फाइल पर लिखवाना ही लिखवाना है, चाहे वो लोड हो चाहे वो ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह हो,
आप कुछ गुम गुम नजर आ रहे हैं। लेट लेट बड़ा आए हैं आप लोग, धूप सेक रहे थे। इतनी ठंड तो नहीं है यार, अब तो मौसम खुल। सर ने बुलाया हुआ था? अच्छा अच्छा, उनके पास खड़े थे, फैज हासिल कर रहे थे। तो वही देख, इसकी कॉस्ट पे आप वो कर रहे थे, ये तो थोड़ा डेंजरस काम कर लिया है। ओके, सो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है। सो अभी तक हमने पिछली क्लास के बजाय जो चीज़ ऐड की वो एक डाटा मेमोरी लगा दी, एक हमने मक्स लगा दिया जो कि सिलेक्ट कर रहा है कि यार इधर से। सो ये वो वाली बात है जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद दूसरी चीज़ ऐड करना शुरू करो। तो अब हम दूसरी चीज़ ऐड करना शुरू कर दी कि लोड वर्ड को कैसे करना है, ठीक है। लेकिन साथ साथ हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो पिछला ही ना चलना बंद हो जाए। तो जिस तरह हमने इधर ख्याल रखा कि नहीं यार, इधर अगर इमीडिएट वैल्यू में 1 आ गया तो ये तो उल्टा सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, तो काम खराब हो सकता है। सुनने देते यार क्या। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर शो। ओके, सो अब हमारा एक सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं जिनके हम नाम थोड़े से इंप्रूव कर लेंगे आगे जाके, लेकिन उनको भी हमने किसी तरह सिलेक्ट करना है, तो ये हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन वो अगर सिलेक्ट कर लें तो बाकी का काम ठीक ठीक चल रहा हो। कई दफ़ा जब हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम चीज़ को इस तरह तोड़ लेते हैं कि ये जो ओरिजिनल कनेक्शंस हैं इनको हम कह देते हैं कि ये हमारा डाटा पाथ है, और ये जो इस किस्म के सिग्नल होते हैं जो उस डाटा पाथ को कंट्रोल कर रहे हो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी कंट्रोल लॉजिक है जो कि इसको कंट्रोल कर रही होगी, ठीक है। तो वो कंट्रोल लॉजिक फिर आप बनाने के भी डिफरेंट तरीके हैं जो हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि अगर हम इनको सही सही कंट्रोल कर लें तो अब ये लोड भी कर लेगा और ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई तो नहीं, लेकिन शिफ्ट लेफ्ट सेट लेस देन वगैरह वगैरह सब कुछ कर लेगा, ठीक है। सो मे भी क्लटर को हटाने के लिए मैं, क्योंकि हो सकता है कि वैसे ही लोग डर रहे हैं उसको देख के, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ इसके मुतालिक, ज़रा कोई सोच के बताए कि क्यों नहीं लगाया हमने इसको। मैं कहता हूँ ALU, राइट, ताकि अब ये ज़रा आसान होगी ना। पहले वैसे ही बहुत सारे हैं तो बंदा डर जाता है कि यार पता नहीं की हो रहा है, ठीक है। अब आपका सवाल था कि लेस देन तो हमने बनाया, ग्रेटर देन नहीं बनाया। इसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन आप सोचेंगे क्या वजह होगी? किसी और के जहन में जवाब हो? सर क्योंकि हमने लेस देन कर दिया है और एडर भी बना दिया है, तो ग्रेटर देन बनाने के बाद लेस देन नहीं हुआ तो ग्रेटर देन होगा, यानी कि वैल्यू अगर मैंने A ग्रेटर देन B चेक करना हो, असल में सवाल ये है कि हाँ, तो हम तो सिर्फ लेस देन B चेक कर सकते हैं, तो क्या करें? जो रजिस्टर्स हैं वो ये वाला इधर लिख देंगे, वो वाला उधर लिख देंगे, तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन जो है वो से ही ग्रेटर देन चेक हो जाएगा अगर आप, ठीक है। सो यहाँ तक कुछ क्लियर हो गया। अब अगली चीज़ है स्टोर की, ठीक है, कि वी ऑल्सो वांट टू स्टोर ऑन मेमोरी। तो हमने ये वाली पोर्ट्स अभी कनेक्ट नहीं की, राइट इनेबल की, ठीक है। तो स्टोर के केस में क्या है? स्टोर के केस में हम कह रहे हैं कि अगेन, क्योंकि हमने RS1 वाली जगह वही रखी थी, राइट, तो ये तो सेम आ ही रहा है। इमीडिएट जो है वो थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि उस केस में इमीडिएट जो था वो इकट्ठा 31 डाउन टू जो भी 31 - 12 तक था। अब ये 31 डाउन टू 31 कह लो कि 7 बिट्स इधर आ जाएंगी और ये वाली बिट्स अलग आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इमीडिएट आ रहा था, ये जो डब्बा बनाया था, ये ना सिर्फ साइन एक्सटेंड करता है बल्कि ये इमीडिएट को भी, क्योंकि मैंने इधर बिट्स नहीं लिखी कौन सी हैं, क्योंकि ये दोनों तरह की बिट्स आ सकती हैं। ये टॉप वाली 12 भी आ सकती हैं, ये टॉप वाली 7 जमा 5 पीछे से भी आ सकती हैं। तो ये, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है, यानी ये हार्डवेयर नहीं है, ये सिंपल ये चीज़ आ रही है कि या तो मैंने ये वाली बिट्स उठा लेनी है सारी 12, या मैंने इसमें से 7 उठानी है
और बाकी जो पीछे वाली 5 हैं वो एक और जगह से भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये 7 वाली बिट्स मेरे पास सीधी यहाँ से आ रही हैं और इसी के साथ जो 5 आ रही थी ये इसके साथ वाली भी हो सकती हैं या एक और जगह से भी 5 हो सकती हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक मार्क्स लगा देंगे, राइट, और हम कहेंगे कि ये कि इस केस में यहाँ से सेलेक्ट कर लो, दूसरे केस में वहाँ से सेलेक्ट कर लो, राइट। तो और ये इस केस से क्या मुराद है कि अगर स्टोर वर्ड हुआ तो ये एक और कंट्रोल सिग्नल आ जाएगा, राइट। तो इसको सिलेक्ट कर रहा होगा कि यार कंट्रोल लेट से कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक ठीक। ओके, तो यहाँ तक चीज समझ आ गई। ओके, वो बात आने दो ना यार, ठीक है, अभी अभी वो बात नहीं है। हाँ होते हैं यार, 10 बजे 15 बजे तुम्हें वो परेशानी है, तुम्हारा किराया थोड़ी लग रहा है कंट्रोल्स पे जो तुम्हें मसला है। 6-7 बजे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम एक एक करके हर एक को देखेंगे कि वो क्या कर रहा है और उसके हाँ कम हो जाएगी। क्यों? कंट्रोल से तो कम नहीं होगी, मतलब सिर्फ कंट्रोल के होने से तो काम नहीं होगी। अभी जो हम प्रोसेसर बना रहे हैं ना, अभी हम स्पीड के मुतालिक वरी कर ही नहीं रहे, अभी इसकी स्पीड बड़ी कम है। अपने प्रोसेसर दिमाग के मुतालिक अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि इस्तेमाल करने से जो है ना वो घिस जाएगा, ठीक है, वो घिसेगा नहीं, दिमाग इस्तेमाल करने से बढ़ेगा। तो डोंट समझाते हो पर समझ नहीं आती है ना, तो खुद तो आते नहीं हो तुम, क्लास में सबसे आखिर में आए हो, कह रहे मैं समझा। ओके, सो कमिंग बैक, अब स्टोर वर्ड में एक साइड तो आ गई, राइट, ये आ गया। दूसरा जो उसकी इमीडिएट वैल्यू है वो कहीं और से आनी है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि वो इस डब्बे ने जो भी हमने मार्क्स बनाया था उससे सिलेक्ट कर ली, ठीक। तो दूसरी तरफ से इसका मतलब है कि इमीडिएट भी आ गया, उसी तरह साइन एक्सटेंड हो गया, उसी तरह इमीडिएट जमा सोर्स 1 जमा हुए, एडर को गए, इधर से हमने सिलेक्ट किया कि भाई ऐड करो, ठीक है, और उसके जवाब में हमारे पास एड्रेस निकल आया, राइट। साथ हमें डाटा देना था, डाटा कहां से आ रहा था? स्टोर वर्ड क्या थी इंस्ट्रक्शन, लेट से मैं लिखूं स्टोर वर्ड x1, लेट से मैं वही 8x2 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। सो अब मैं x2 + 8 से तो मेरा एड्रेस बनेगा, और ये 8 जो है ये 2 हिस्सों में लेट से टूटा हुआ था, वो हमने बनाकर जनरेट करवा दिया। लेकिन ये जो x1 है ये कहां पर है? ये तो रजिस्टर है जिसको उठाना है, और ये हमने किस जगह पे रखा है? RS2 वाली जगह पे। तो ये ऑलरेडी ठीक कनेक्टेड है, RS1 और RS2 के हिसाब से कनेक्टेड थे। तो इसका मतलब है इसमें तो इमीडिएट ऐड हो रही है, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है, जो दूसरी आउटपुट हो रही है, ये वो वैल्यू है जो हमने स्टोर करानी थी। तो हम इसको उठाकर इस जगह पर लेकर जा सकते हैं, राइट, कि जो इधर से एक रजिस्टर से उठाया उसमें इमीडिएट ऐड उठाई, फंक्शनल यूनिट ने उसको ऐड किया, ऐड करके रिजल्ट निकला, रिजल्ट हमने एड्रेस के तौर पे दे दिया कि यार इस जगह पर लिखवाना, और दूसरा रजिस्टर जो आ रहा था वो हमने कहा कि ये वाली वैल्यू है जो कि तुमने स्टोर करवानी। और उस केस में मैंने गलत जगह पर टाइप कर दिया, डाटा इनके साथ टाइप होना था, राइट। और ये राइट इनेबल जो इसका है ना, ये एक और कंट्रोल सिग्नल हमारा बन गया, राइट, कि राइट कब करना है, ठीक है। सो मैं इसको कहता हूँ कंट्रोल 6, ठीक हो गया। सो यहां तक चीज कुछ कुछ समझ आ रही है, राइट। तो अगर हम इसको थोड़ा साइड से होकर देखें तो ऐड अभी तक हमने क्या चीज की है? सिंपल 2 मार्क्स ऐड किए और कुछ डब्बा ऐड किया है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, या साइन एक्सटेंड कर रहा है या इमीडिएट्स को आपस में सिलेक्ट कर रहा है, राइट। और बाकी हमने भी कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे पास स्टोर का काम भी होना शुरू हो गया। तो अब हमारे पास लोड भी हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है, ऐड भी हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। और जितना को हमने सिस्टम वेरिलॉग थोड़ी सी पढ़ी थी, अगर हमें आती हो तो हम इतना सा प्रोसेसर कोड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार जो रेज फाइल है उसमें रजिस्टर बनाने हैं, तो एक एक करके उतने रजिस्टर बना दिए, ठीक है। अभी हमने सिस्टम वेरिलॉग के लूप्स नहीं पढ़े थे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो मैं ना लगाऊं तो मैं एक एरे बना सकता हूँ, उसको लिखवा सकता हूँ, या एरे के बगैर भी अगर एक एक करके बना दूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़ जाएगा, बट चीज़ पूरी मैं बना सकता हूँ, राइट।
पेपर में वो आएगा जो कि असाइनमेंट में होंगे और फिर जो क्विज में होंगे ना उससे मिलते जुलते, ठीक है। तो वो आपको असाइनमेंट मैंने दी हुई है पहली, वो आप कर लें। कर लिया है? अच्छा, वेरिलेटर कितने लोगों का हो गया इंस्टॉल? एक बंदे का हुआ अभी तक, 2 का हो गया। आपका भी चल गया था, मसला हल हो गया था। बाकी किसी का? कितने लोगों ने ट्राई नहीं किया? वो हाथ खड़ा करें। आपने ट्राई नहीं किया, वजह? आज ये भाई करेंगे, तो ये भाई क्यों करेंगे, आप भाई क्यों नहीं करेंगे? नहीं, हमने वो आपको पीडीएफ जो है वो हफ्ता पहले की अपलोड कर दिए। करना क्या एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें मसले आएंगे, वो मसले आप देखें। उसका एक आध का हल ग्रुप पे भी मैंने डाला हुआ था, उससे वो सनान ने भेजा हुआ था कि पाथ सही करना, ठीक है। खुद करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आपकी स्टडीज़ में बहुत अहम चीज़ है कि आप में कॉन्फिडेंस हो, कि ये ना हो कि आप हर छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए जो है ना किसी को ढूंढते फिरेंगे, यार भाई प्लीज़ हल कर दें, ठीक है। कोई हर्ज नहीं होता किसी से मशवरा लेना, ठीक है। ये तो इंस्टॉलेशन है, किसी के साथ मिल के भी हो सकती है वो। ये मैं नहीं कह रहा कि इंस्टॉलेशन में कोई आप हेल्प ना लें। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली शॉट खुद दें, फर्स्ट ट्राई करें, ठीक है। उस पर जो भी मसला आता है फिर जाके पूछें। उसके दरमियान में ना छोटी छोटी बातों की सेंस बनेगी आपको, कि क्या मिसाल के तौर पर कुछ कमांड समझ आती जाएंगी कि यार अच्छा एलएस करूँगा तो मुझे डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें हैं वो पता चल जाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो समझ आती रहेंगी ना, ये आपकी लर्निंग होगी, जो स्पेशली बैचलर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस साथ गेन करना है, तो ट्राई करें, डरे नहीं, कंप्यूटर नहीं फटेगा, ठीक है। जो भी आप कर लेंगे ना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फट भी गया तो खैर है, ठीक है। नहीं, नया नहीं लेंगे, इस तरह ख़राब नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई आप हम जो काम कर रहे हैं उससे कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो इसे डोंट वरी अबाउट इट। उसको जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, पंगे चंगे लें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ ही रीइंस्टॉल करनी पड़ेगी, इससे बड़ा कोई काम आप नहीं कर सकते उसके अंदर फिलहाल। ओके, अच्छा, सो सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक हो कि जी छोटा सा प्रोसेसर हमने बना लिया, ठीक है। अभी इसके अंदर मसला है। हमारा जो पहला गोल था वो क्या था? पहला गोल ये था कि हमने ऐसा प्रोसेसर बनाना है जिसमें सी टाइप की या किसी भी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस चल सके। सो ये क्या काम कर रहा है? ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वो वाले काम तो कर देगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने नहीं ऐड किया, लेकिन हमने कहा था कि शिफ्ट और ऐड के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है। तो किसी ना किसी तरह वो इसके अंदर हो जाएगी। कोई फंक्शन लिखा जा सकता है जो मल्टीप्लाई करे, लेकिन अभी वो करने में मसला ये होगा कि हमारे पास ना कोई इफ एल्स की सपोर्ट है, ना कोई लूप की सपोर्ट है। तो और क्या क्या बेसिकली होती हैं चीज़ें हमारे प्रोसेसर में? एक होते हैं कि इफ़ समथिंग इज़ ट्रू तो आप ये काम करें, एल्स ये काम करें, राइट। ये वाला काम हर लैंग्वेज में होता है, ठीक। एक होता है कि फॉर या वाइल, कि वाइल कोई कंडीशन ट्रू हो तो आप ये काम करें, ठीक है। वो इधर जाए दोबारा से एक चेक करें कि कंडीशन ट्रू है तो वापस इधर ही रहे, अगर वो ट्रू नहीं रही तो नीचे चले जाए, ठीक है। तो इस किस्म की सपोर्ट अभी इसमें नहीं है कि हम ना वाइल कर रहे हैं ना, क्योंकि अब इससे क्या मुराद है कि आपकी एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन चलती जा रही थी। इफ आया तो आपने कोई कंडीशन चेक की, उसकी बेस पे आप या तो इधर ही चलते रहे या आप जंप करके किसी और जगह चलेंगे। हम जो अभी तक बना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन तो चला सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम काउंटर में हम ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी मैंने ++ लिख दिया, ये बेसिकली +4 है, क्योंकि हमारा 4 बाइट आगे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। हार्डवेयर में हम इसको कई दफ़ा +1 कह देते हैं, क्योंकि एड्रेस हम दे ही 32 बिट वाला रहे होते, लेकिन कहते हैं टू बी करेक्ट फंक्शनली हम कहते हैं कि भी हम फिलहाल +4 करें। एक्चुअली हम इसको +1 भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है, वो भी इस वक्त आप उसमें ना पढ़ें। आप समझें ये बाइट एड्रेस ही है, ठीक है। इसको कैसे स्टोर करें, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अब अगला सवाल ये बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये करंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में तो ये काम नहीं हो सकता, तो हमें कोई नई इंस्ट्रक्शंस इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। तो इन सारे कामों में हमें करना क्या पड़ रहा है कि कंडीशन चेक करके
उस कंडीशन की बेस पे हम किसी और जगह जा सकें। ये प्रोग्रामिंग में तो डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी कि वाइल और इफ फ़र्क है, लेकिन हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइल भी क्या कर रहा है कि जब आप इधर पहुंचे तो एक कंडीशन चेक करें, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जंप करके इधर आ जाए, वरना आगे। तो द ओनली डिफरेंस इज कि ये बैकवर्ड जंप कर रहा है और यहाँ पर हम फॉरवर्ड जंप कर रहे हैं, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं। यानी अगर 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर में मैं नेगेटिव नंबर ऐड करूंगा तो ये पीछे चला जाएगा, और पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा तो आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि बेसिकली हमने एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगानी है किसी तरह, और छलांग लगाने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होती हैं उनको हम कहते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसकी एक फॉर्म ये है कि मैं कहूँ कि ब्रांच इक्वल, ठीक है, और मैं कहूँ कि यार RS1 RS2 को कंपेयर करो, और अगर वो इक्वल हैं तो इमीडिएट वैल्यू पे जंप कर जाओ, ठीक है, कोई भी इमीडिएट वैल्यू हम दे सकते हैं, राइट। सो ये क्या चेक करेगा, ये इक्वल चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये चेक कर रहा है कि इफ RS1 इज इक्वल टू RS2 तो आप जंप करके इधर चले जाओ, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा कि यार नॉर्मली तो इफ ट्रू हो तो हम इधर चलते हैं, ये क्या है, लेकिन ब्रांच जो है ना वो समझे इफ का उलट चल रही होती है, अगर वो चीज़ कंडीशन ट्रू हो तो जंप कर, तो इधर आपको उसकी उलट कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप असल में इफ इक्वल टू चेक करना होगा तो ब्रांच नॉट इक्वल लगा दें, ठीक है, तो वो काम कर देगी, ठीक। लेकिन ब्रांच क्या कह रही है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ब्रांच करके आगे चले जाओ या छलांग लगाकर आगे चले जाओ। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर। इसी तरह ऑब्वियसली मैं ब्रांच नॉट इक्वल, ब्रांच ग्रेटर देन, ब्रांच लेस देन, इस किस्म की काम कर सकता हूँ। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा कि इसका साइन बदल जाएगा, ग्रेटर देन लग जाएगा, लेस देन लग जाएगा, लेकिन एक सेट ऑफ, इसलिए मैं कह रहा था ब्रांच इंस्ट्रक्शंस बजाय ब्रांच इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है लेकिन उन सब का कॉन्सेप्ट सेम है, दो रजिस्टर्स को रीड करो और एक इमीडिएट वैल्यू पे चले जाओ, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैंने ये काम करना है, ब्रांच करनी है, ठीक है, तो ब्रांच करूंगा ना तो मेरे पास फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरह की जंप की सपोर्ट आ जाएगी। जो मेरे पास सिंपल जो वाइल में वापस की तरफ जंप करनी थी, तो जो इमीडिएट वैल्यू आ रही है अगर वो नेगेटिव हुई तो हम बैक की तरफ जंप मार लेंगे, अगर वो पॉजिटिव हुई तो हम आगे की तरफ जंप कर लेंगे। तो इफ एल्स में हम आगे की तरफ जंप कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये इफ एल्स अगर मैंने करना हो तो मैं एल्स वाला कोड इधर लिखूंगा, और यानी ब्रांच वाली अगर लगाई हुई है तो मैं एल्स वाला इधर लिख दूंगा, इफ वाला उधर लिख दूंगा, या मैं इसकी कंडीशन उल्टी लगा दूंगा। इनमें से एक काम कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, सो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन और ऐड करने से हमारा पूरा इफ एल्स और लूप्स का मुकुट हट जाएगा, ठीक है। तो काम हमारा हो सकता है। और अगर मैंने ये सपोर्ट करनी है तो इसका मुझे कोई अगेन फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। फॉर्मेट बनाने के लिए ऑप कोड तो वही रहेगा, ठीक है। चाहिए क्या, दो रजिस्टर्स रीड करने, दो रजिस्टर्स रीड वाला हमने पहले भी बनाया हुआ है, स्टोर वर्ड में भी यही होता है, राइट। तो इसका मतलब है कि हम ये काम कर सकते हैं कि RD को भी छोड़ दें, फंक्शन 3 को जो भी 0 वैल्यू देनी है या व्हाटएवर देनी है वो दें, ठीक है, या उसकी बेस पे डिफाइन कर लेंगे कि ब्रांच कौन सी करनी है। तो ऑप कोड ब्रांच वाला लगा लें, फंक्शन की बेस पे डिसाइड कर लेंगे कि ब्रांच इक्वल करनी है, नॉट इक्वल करनी है, जो भी करनी है। और यहाँ पे RS1 और RS2 लगा दे, ठीक है। और इमीडिएट वैल्यू जो है वो जिस तरह स्टोर वर्ड में हमने किया था कि इमीडिएट की कुछ वैल्यूज इधर आ गई थी, कुछ इधर आ गई थी, राइट, वो हम इधर इनको कंबाइन करके बना देंगे जंप कितनी करनी, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन वही वाली इनकोडिंग यूज हो जाएगी जो हमने स्टोर वर्ड की थी। इसमें हम बाज का एक और चीज इसमें थोड़ी सी की जाती है, क्योंकि इमीडिएट वैल्यू कितने बिट की है, 12 की, 7 जमा 5 12। 12 बिट का मतलब है कि जो मेरी मैक्सिमम जंप है जो मैं कर सकता हूं वो जो 12 बिट में नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये जो इमीडिएट वैल्यू है, जंप करके जाऊं कहां से, क्या मुराद है, किधर जाऊं, प्रोग्राम मेमोरी में, डाटा मेमोरी में, किधर जाना है,
प्रोग्राम चल रहा था तो इधर कोई चीज़ ट्रू हुई तो मैंने तो प्रोग्राम में जंप करनी है। इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि यहाँ पर हमें 4 के बजाय कोई और नंबर ऐड करना है, राइट। ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट एक एक इंस्ट्रक्शन आगे जा रहे हैं ना, तो एक इंस्ट्रक्शन 4 बाइट आगे थी तो 4 ऐड करते जा रहे थे। तो अगर मैं यहाँ से उठाऊंगा तो मैं उसमें 12 बिट का नंबर ऐड कर सकूंगा मैक्सिमम, और 12 बिट का जो नंबर होता है वो तो 2 किलो बाइट तक का होता है। ठीक है, तो 2 किलो बाइट्स, या अगर मैं उनको वर्ड्स कहूँ तो 2 किलो वर्ड्स मैक्सिमम हो जाएंगे, तो 2000 लाइंस आगे जा सकता हूँ। और 2000 के बजाय आप कह सकते हैं कि प्लस माइनस क्योंकि जाना है तो ये 1000 आगे या 1000 पीछे जा सकते हैं, 1024 आगे या 1024 पीछे जा सकते हैं। लेकिन हम प्रोग्राम उससे ज़्यादा बड़ा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाई नॉट के हम उसको किसी तरह और बढ़ा सके। ठीक है, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसके अंदर इसको डबल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वो डबल आसानी से इस तरह कर सकते हैं कि हम कहेंगे यार जब भी जंप करके जाना है ना तो वो आप इवन नंबर वाली जगह पे जाना, ऑड नंबर वाली पे जाना ही ना। तो इवन नंबर में LSB हमेशा 0 होती है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि यार 4 डाउन टू 1 तो इधर आ ही नहीं है, ये वाली जो बिट है ना ये हम रीयूज कर लेंगे 1 बिट बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी इमीडिएट वैल्यू आ रही है इसमें ये जो बेसिकली टोटल इसको हम बना दें 12 डाउन टू 0 किसी तरह। ठीक है, बजाय 11 डाउन टू 0 के बजाय 12 डाउन टू 0 बना दें। ठीक है, तो वो कैसे बना दें कि हम लेट से कि ये वाली बिट को किसी तरह रीयूज कर लें। ठीक है, तो वो हम इवन नंबर की जंप करेंगे तो 4 डाउन टू 1 ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये असल में मैं 12 डाउन टू 1 स्टोर कर रहा हूँ, 0 को स्टोर ही नहीं करूँगा, वो मैं खुद ही 0 साथ डाल दिया करूँगा। तो ये 4 डाउन टू 1 इधर आ गई, तो ये वाली बिट जो है इसको मैं MSB पे अपेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारा काम हो सकता है। और थोड़ा सा और स्मार्ट मैं करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अगर इसको इस तरह से कर लूँ कि ये वाली बिट्स जो है ना ये भी वही रहने दूँ, यानी 4 डाउन टू 1 भी यही रहने दूँ, और ये जो 10 डाउन टू 5 थी ये भी रहने दूँ। तो ये तो बिल्कुल इमीडिएट वैसे ही इतना हिस्सा तो वो पुरानी तरह ही कंप्यूट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इन 2 बिट्स के साथ थोड़ी सी चालाकी कर लूँ कि इसको मैं उठाकर कह लो कि 11th बिट बना दूँ और ये इससे आगे लगा दूँ, इस तरीके के काम भी कर सकता हूँ। तो ये इस किस्म की चालाकियाँ बीच में हम करते होते हैं। ठीक है, तो एनीवे अभी हम इमीडिएट के चक्रों से 1 मिनट निकलते हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम कि हमारी किसी तरह 12 बिट बन गई और जो इवन नंबर की है। मैं इस पर थोड़ा सा आगे जाके आपको एग्जैक्ट इसकी डिस्क्रिप्शन अभी बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, अब लेट्स से कि मैंने इसको सपोर्ट करना है ब्रांच को, तो करना क्या है, कहाँ पर चेंज आएगी, हार्डवेयर में कहाँ पर चेंज आएगी। RS1 RS2 पहले ही आ रहे, राइट, उनको हमने कंपेयर करना है। ठीक है, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, जो भी एक तरीका ये हो सकता है कि हम वो एडर से ही गुजार दें। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि हम इधर से इनको उठाएं और कंपैरेटर लगा दें। ठीक है, तो ये जो RS1 RS2 आ रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा गुंजल ज़्यादा बन गया है, मैं इसके साथ इधर कंपैरेटर लगा दूँ पूरा। ठीक है, जो डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शन ग्रेटर देन लेस देन जो भी कंपैरिजन करना हो तो वो बताएगा ट्रू या फॉल्स, राइट, वो कहेगा ट्रू या फॉल्स। अगर वो ट्रू हो तो मैंने इसका मतलब है पीसी में कोई और वैल्यू ऐड करनी है, अदरवाइज मैंने 4 ऐड करना है। तो यहां पर क्या होगा, पीसी फिर सिलेक्ट करना होगा, यानी पीसी में या 4 ऐड करना है या कुछ और ऐड करना है। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स जो है, ये अगर ट्रू हुआ तो ये कुछ और वाली चीज हो जाएगी, अदरवाइज 4 ऐड हो। और ये कुछ और जो है ये भी आपकी इंस्ट्रक्शन से ही उठ के आ रहा है, क्योंकि इमीडिएट वैल्यू है, इसको हमने साइन एक्सटेंड कर देना आगे, राइट। तो यहां तक अब बात समझ आ रही है कि होगा क्या कि आपकी जब ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आई तो आपने RS1 RS2 को रीड किया, उनको कंपेयर किया, कंपेयर के हमने 4-5 ऑप्शंस बना सकते हैं कि ब्रांच इक्वल टू, ब्रांच लेस देन इक्वल टू एंड सो ऑन, और उसकी बेस पे हम चूज कर लेंगे कि यार पीसी में 4 ऐड करना है या पीसी में ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, तो अब हमारा प्रोसेसर जो है ना उसमें इफ एल्स की सपोर्ट भी आ गई है, राइट, कि हम इफ एल्स भी डाल सकते हैं, लूप्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि इधर हम अगर नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे तो हम जंप बैक कर देंगे। ठीक है,
तो ये हमारी होगी ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ब्रांच में भी बास्कात एक और चीज हमें चाहिए होती है। सो बेसिकली अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं दो और चीजें डाल करना, फिर मैं स्लाइड्स पर कुछ आना चाहूँगा या आपको एक उस पर लाना चाहूँगा जो कि मेरा ख्याल है कि पॉसिबल है टुडे, ठीक है। दो चीज़ें क्या हैं, अच्छा, इफ के केस में मैं इधर गया, एल्स के केस में मैं इधर गया, राइट। इसमें एक चीज़ ये चाहिए होगी कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो मैं इधर जाऊँ, लेकिन कंडीशन फॉल्स है तो मैं इधर ही चलता जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं इधर पहुंच गया हूँ तो इधर से भी तो मुझे छलांग लगा कर इधर आना है ना। तो एक छलांग जो है वो ब्रांच टाइप की होती है, एक छलांग है कि बस लगा दो, ठीक है। ये हमने लगानी है कि हमें कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, इधर आके हमें कोई कंडीशन नहीं चेक करनी, इधर आके हमने कहना है जो भी एल्स के एंड पे चले जाओ, ठीक है। जब हम असेंबली कोड लिख रहे होते हैं ना, उसमें अमूमन हम क्या करते हैं कि जिस तरह लेट से कि मैंने ब्रांच करनी है, ब्रांच इक्वल करके जो मैंने लिखा हुआ था x1 x2 लिखूं, तो इधर ना हम कोई लेबल दे देते हैं, ठीक है, कि इस जगह पे जंप कर रहे हो, ठीक है। कोड लिखते लिखते ना किसी जगह पे हमने लेबल पीछे लगा दिया होता है। लेट से मैं इधर लिख दूं लेबल और उसके आगे इंस्ट्रक्शन लिखना, तो असेंबलर इसको वैसे इग्नोर कर देता है, नॉर्मली असेंबली बाकी चलती रहती है। लेकिन जब मैं कहूँ कि यार इधर से लेबल पे जंप करनी है, तो वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि इन दोनों का आपस में कितना डिफरेंस बनता है, और वो डिफरेंस के हिसाब से जो इमीडिएट वैल्यू बनती है वो इसके अंदर डाल देगा, राइट। तो इमीडिएट वैल्यू बाय हैंड कैलकुलेट हमें नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ऑब्वियसली अगर हम असेंबलर लिख रहे हैं तो असेंबली उसमें ये वाली लॉजिक डाल देंगे एक ही दफ़ा और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। यही अगर लेबल पीछे होगा तो वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि ये नेगेटिव नंबर बनता है और उसकी वैल्यू डाल देगा, ठीक। सो इधर हमें आकर एक जंप लंबी वाली कह रहा हूँ कि एक ऐसी जंप करनी है जो कि बगैर कंडीशन वाली हो, ठीक है। सो बगैर कंडीशन वाली जंप उससे भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। बगैर कंडीशन वाली जंप जो है ना, उसमें मैंने कहना है जंप, और उसके बाद मैंने कोई बस एक इमीडिएट वैल्यू दे देनी है, वह इधर जंप कर जाओ, इतना आगे चले जाओ, ठीक है, या इतना पीछे चले जाओ, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इसका तो बहुत ही आसान होगा कि यार ये आपका ऑप कोड है, बाकी सारे का सारा इमीडिएट ही है, ठीक है। तो ये यानी एक चीज सिंपल सी होगी, ठीक है। तो वो इसका मतलब है कि यहां पर जो छलांग लगानी है उसकी एक तीसरी ऑप्शन भी है, राइट। नहीं यार, ये वाली ट्यून का मजा नहीं है, जरा जबरदस्त ट्यून होना फिर ऑन रखा कर। अक्सर मोबाइल में साइलेंट की भी एक ऑप्शन होती है, ठीक है, आजकल तो मोस्टली चले, ठीक है। फिर ट्यून ऐसी लगाएंगे, फिर कोई चस तो है ना कि बंदा लेक्चर में डिस्टर्ब हो तो फिर कोई वो होना चाहिए कि यार माहौल खड़ा हो जाए। हाँ, कोई बात का होता है ना कि जब आप नमाज पढ़े हो तो कोई मोबाइल बजता है, तो फिर वो अक्सर बंदा लेकिन अगर कोई वो ऐसी ट्यून हो कि वो माहौल ही बना दे उल्टा नमाज का है कि वो बंदा दहशत तारी हो जाए, ठीक है। तो एनीवे कमिंग बैक, सो अब जंप अगर करना है तो ये इमीडिएट वैल्यू बड़ी हो सकती है। इसका मतलब है कि ये हमारी कुछ बिट्स हैं, हमने वो बाकी छोड़ी, तो हम ये मे बी 20-22 बिट्स भी रख सकते हैं इसके अंदर कि यार इतना बड़ा जंप मार लो, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जंप के केस में इधर एक और तरह की ऑप्शन आएगी, ब्रांच के केस में एक और तरह की ऑप्शन आएगी। ये भी कर सकते हैं कि इसको हम इसी डब्बे के अंदर ही मर्ज कर लेंगे, ये डब्बा हम अज्यूम कर लेंगे, जंप के केस में हमें वो दूसरी जगह से उठा लेगा, क्योंकि मैंने इधर बताया नहीं हुआ कि कहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर उसको एग्जैक्टली देख लेंगे, यार अच्छा जंप का केस हुआ तो कहीं और बन जाएगी, और इस ट्रू फॉल्स में कंपैरेटर में ही हम ये भी डाल देंगे, यार अगर ऑप कोड जंप का आया है तो हमेशा ट्रू ही दे दे, तो मतलब एक मार्क से भी काम चला सकते हैं हम, ठीक है। सो जंप के हमारे पास दो फायदे हो जाएंगे। एक ये कि जो मैंने बताया था कि इफ जहां पर खत्म हो रहा है उधर से छलांग लगानी है। इसका एक और फायदा भी हो जाएगा कि अगर मैंने बहुत बड़ा कोड लिखा है, एक बड़ा सी स्टेटमेंट है, और वो हमने वो 12 बिट जो लगाई थी उससे बड़े चला जाता है, तो हम ये कर सकते हैं कि एक जगह से जंप करके जाएं और उस जगह पर हम जंप डाल दें, ठीक है।
तो यानी ब्रांच करके जिधर गए वहां से एक और जंप ले ली, तो 2 छलांगे लगाकर पहुंच जाए, ठीक है। तो डबल जंप एक तरह का हो गया कि पहली कंडीशन की बेस पे ब्रांच की और हमने उस जहाँ पर वो ख़त्म होती थी वहाँ पर हमने बाकी लंबी एक और जंप लगा दी कि जिससे हमारा अगर बहुत बड़ा इफ़ या एल्स का कोई ब्लॉक कोड में आता है तो उसको भी हम हैंडल करें। तो आखिरी चीज़ जो इसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ बिफोर मूविंग टू स्लाइड्स, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी समझ आती हैं तो इस वजह से मैं बोर्ड पे लगा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं स्लाइड पे जो 4 लेक्चर के बजाय 1 लेक्चर में भी कवर कर सकता था या 2 में भी, लेकिन दी आइडिया वॉज कि आप डिज़ाइन कर सकें, ठीक है, इसको वो इस डिज़ाइन को समझ सकें। सो ये बंद हो गया है, चलो थोड़ी देर में कर। एक चीज़ इसमें रह गई, एक और तरह की जंप होती है जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। तो हर लैंग्वेज में फंक्शंस की भी सपोर्ट होती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने कोई फंक्शन लिखा जिस तरह लेट्स 2 नंबर्स को का एलसीएम निकालने का फंक्शन था या कुछ ऐसे था, ठीक है। तो ये अब मैंने कहीं पे अपना मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है जो चल रहा है, ठीक है। तो मैं इधर एक एलसीएम का फंक्शन कॉल करता हूँ और इसको कुछ नंबर दे देता हूँ, राइट। और एलसीएम मैंने किसी और जगह लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना, सी हो जाए जावा हो जाए, इसी तरह की होता है कि किसी जगह पे हम फंक्शन लिखते हैं, किसी और जगह से उसको कॉल कर लेते हैं, राइट। ऐसे ही है। आपको हंसी इस चीज़ पे क्या आ रही है कि ये भी याद नहीं है या कोई और ऐसा पॉइंट है जो मुझे समझ नहीं आ रहा? नहीं, वैसे आप यानी खुश रहना पसंद करते हैं, ठीक। ओके, सो यहाँ पर चलते चलते जब हम एलसीएम की फंक्शन कॉल करते हैं तो हम इस जगह पर आएंगे, इधर से एलसीएम कैलकुलेट करेंगे और इधर कहीं पे रिटर्न लिखा होगा कि वापस चले जाओ, ये वैल्यू रिटर्न कर दो तो ये वापस आ जाएगी, राइट। सो हमें एक जंप चाहिए फंक्शन पे जाने के लिए, एक वापस आने के लिए चाहिए। जंप तो हमारे पास है, जंप की इंस्ट्रक्शन भी हमने डाल दी, ब्रांच की भी हमने डाल दी। तो लेकिन इस केस में वो थोड़ा सा फंस जाएगा। फंस कैसे जाएगा कि थोड़ा सा मैं जब आगे जाऊं, लेट से मैंने इस जगह से एलसीएम की कॉल की, ठीक है। तो अगर इधर इंस्ट्रक्शन इस हिसाब से लिखी हो कि जंप बैक इधर करें तो फिर वो इधर नहीं कर सकेगी, समझ रहे हो ना, कि फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ से हमने ये चलाना शुरू कर दिया। तो ये वाली जंप तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि यार इन दोनों के दरमियान कितना गैप है और उतने की जंप लगा दी, ठीक है। इधर से भी आते हुए हमने जंप लगानी थी तो इधर कोई और गैप होगा, उसके हिसाब से जंप की इंस्ट्रक्शन डाल दी, ठीक है। लेकिन जब वापस आना है तो वापस आते हुए इधर जो इंस्ट्रक्शन होगी अगर वो हमने इसके हिसाब से लिखी तो फिर जब ये कॉल करेगा तो ये भी रिटर्न होकर बजाय इधर आने के इधर आ जाएगा। यानी जब इसने थोड़ी देर बाद कॉल करनी थी तो हम चाहेंगे कि ये रिटर्न होकर इस जगह पर आए, राइट। तो लेकिन इधर तो एक इंस्ट्रक्शन आ सकती थी ना, 2 तो नहीं आ सकती थी कि जिसको पता हो कि यार अगर वो है तो वहाँ पर चला जाऊँ, वो है तो वहाँ पर चला जाऊँ। ये तो नहीं पता उसको कि कॉल किसने किया था, ये तो बस सिंपल एक कोड लिखा हुआ है जो कि काम कर रहा है जिसने जंप बैक करना है। तो ये जो जंप बैक करना है हमने वापस, ये हमारी करंट जंप से मसला हल नहीं होगा, ठीक है। हमारी करंट जंप जो है वो फिक्स जगह पे जंप कर सकती है, उसका एड्रेस कैलकुलेट वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक दफ़ा जब प्रोग्राम बन गया तो उसमें तो वो एक ही होगा ना। तो इधर से मैं डिफरेंट जंप का एड्रेस दे सकता हूँ, इधर डिफरेंट दे सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन के इनका डिस्टेंस फर्क है। लेकिन जब मैंने वापस आना है तो वो एक ही से मैं दोनों पे तो नहीं वापस आ सकता। तो इसका मतलब है कि मुझे किसी तरह जब मैंने वापस आना है तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैंने जंप किया किधर से था, ठीक है। सो जहाँ से मैंने जंप किया था उसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहीं ना कहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक और इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है जो कि देखने में बिल्कुल जंप लगती है लेकिन उसको हम कहते हैं जंप एंड लिंक, ठीक है। एंड लिंक का पार्ट क्या है कि यार जो अभी जो एड्रेस है ना जो उसको कहीं पे सेव कर लो, ठीक है। सो ये क्या करती है कि ये जंप तो उसी तरह करती है लेकिन आप इसमें ना साथ एक रजिस्टर भी बता देते हैं कि यार इस रजिस्टर पे सेव कर दो पीसी को, PC+4 को, ठीक है। PC+4 को उठाकर RD में लिखवा दो, ठीक है।
और बाकी जो है ना, बाकी का जंप उसी तरह करते रहो, ठीक है। बाकी हिस्सा इमीडिएट है, उसके हिसाब से जंप कर दो। अच्छा, अब ये तो स्टोर होने वाला काम हो गया, लेकिन वापस जंप तो इससे भी नहीं होगी, ठीक है। वापस जंप करने के लिए एक और इंस्ट्रक्शन है जिसको हम कहते हैं जैल आर, के जो रजिस्टर की बेस पे जंप करती है, ठीक है। कि इस वक्त जो रजिस्टर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है उसके ऊपर जंप कर दो, ठीक है। सीधा, यानी वो पीसी में ऐड करने के बजाय जो रजिस्टर के अंदर वैल्यू पड़ी है सीधा उसी पर जंप कर दो, ठीक है। तो जो जब हमने इधर से जंप करना होगा तो हम किया करेंगे जैल कि जंप एंड लिंक करो, और उससे ऑटोमेटिकली हमारे पास साथ बता देंगे। लेट से मैं कहूँ x1 में स्टोर करवा दो पीसी, ठीक है, PC+4, तो मैंने PC+4 पर ही वापस आना था ना, अगली इंस्ट्रक्शन PC+4 थी। तो जब मैंने वापस आना होगा, रिटर्न करना होगा, तो इधर से मैं कह दूंगा कि जैल आर करो और x1 वाला जो रजिस्टर है उस पर जंप कर दो, तो ये उस वाले रजिस्टर के ऊपर जंप कर दो, ठीक। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये प्रोविजन भी होनी चाहिए कि मैं जो ये वाला जैल आर आए, तो इसका मतलब है कि मुझे रीड एड्रेस में सिर्फ ये नहीं देना, बल्कि किसी किसी केस में जो जैल आर वाली जगह बनती है वहाँ से भी देना है, ठीक है। वो हो सकता है कि हम यही रख दें जैल आर की इनकोडिंग, ठीक है। और जो वो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली भी इधर आ सकती है, राइट। हो सकता है कि या वो ये इंस्ट्रक्शन से आने के बजाय ये जो रजिस्टर की वैल्यू है वो रजिस्टर की वैल्यू पे जंप करना है। तो यहाँ पर भी मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा अभी क्योंकि इधर खिचमिच हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बेसिकली एक और पाथ आ जाएगा हमारा पीसी के अंदर। जी जी, ये जो आएगी ना, ये जो लेट से RS1 है, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहाँ पर आ जाएगा, और फिर हमें इसकी कंट्रोल के ऊपर कुछ चेक लगाना पड़ेगा कि ये 0 के केस में ये करे, 1 के केस में ये करे, 2 के केस, तो इसमें थोड़े से कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे, तो एक और कंट्रोल सिग्नल ऐड हो जाएगा, राइट। सो यहाँ तक चीज़ कुछ क्लियर हो गई, ओके। ये जो अब तक जब हम जहाँ तक पहुँच गए ना, ये अब वो एक हमारा एक रीजनेबल साइज का प्रोसेसर तैयार हो गया है, जो प्रोसेसर क्या करता है, जो कि इफ एल्स को भी सपोर्ट करता है, लूप्स को भी सपोर्ट करता है, जो फंक्शन कॉल एंड रिटर्न को भी सपोर्ट करता है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो अगर हम देखें तो जिसमें हमने कुछ चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस नहीं की थी कि कनेक्शन कैसे एग्जैक्टली दें, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे उस वक्त बैठ के, तो जब हम डिज़ाइन करें तो हम इस डिज़ाइन को फॉर्मलाइज कर इसको कोड करके चला भी सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक कुछ पहला स्टेप समझ आ रहा है। सब लोग जो है ना उन्होंने फॉलो नहीं किया, आप लोगों में से जो कुछ लेट कमर्स है ना, उन्होंने पूरे डिज़ाइन को शुरू से फॉलो नहीं किया पिछली क्लास से या कुछ। अगर आप उसको करते तो दैट वाज दी काइंड ऑफ मोमेंट जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि यार अच्छा, जो मैंने पूरा पढ़ी थी जो कभी प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर जो काम हो रहा था उसके पीछे दिस इज़ दी हार्डवेयर, ठीक है। तो ये हमने खुद गेट से मार्क्स बनाए, मार्क्स से एड्रेस सब्ट्रैक्टर भी बना लिए, उन्हीं को जोड़ जाड़ कर हमने एक छोटा सा हार्डवेयर बना लिया है जो कि वो पूरा काम कर सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ नहीं खेल सकता, कुछ और इस पे कमियां बेशियां हैं, लेकिन ये बाकी का पूरा काम कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हार्डवेयर बन गया, ठीक है। अच्छा, कुछ सवालों के मैंने आपको कहा था कि मैं चॉइसेस जो ले रहा हूं कि ऑप कोड की क्या वैल्यू रखूं, क्यों रखूं, वो मैंने उस वक्त आपको कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा कुछ चीज़ें, ठीक है, और कंट्रोल भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो कंट्रोल पे तो हम अभी आते हैं, लेकिन जो वैल्यूज मैंने रखी हुई थी, यार ये कोई जाकर अगर इसको ऑन करवा दे, ओए होए, खैर ऑन तो इधर से ही हो जाएगा, लेकिन इसका यार रिमोट किया तो नहीं ऑन तो हो जाएगा, HDMI पे नहीं आएगा, वो बाय डिफॉल्ट नहीं आता, उसके लिए वो चाहिए होता है। आ गया, ओके। सो मैंने थोड़ी सी जो हो गया वो मैं पीछे से ऑन कर दिया, HDMI पे था तो वो चल गया, ठीक। कोई बात नहीं यार, इतनी सी मेहनत की खैर है,
आप देखो मेरी मेहनत जो ज़ाया जा रही है आप लोगों को नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लेट आते हो तो थोड़ी सी तो आपकी जानी चाहिए थी, आप सबसे आगे में आए थे। ओके, सो जो मैंने थोड़ा सा आपके साथ वो की थी, इस पे बाद में आते हैं, पहले इधर ही नीचे ही रखें, ठीक है। सो जो मैंने थोड़ी सी चालाकी की कह लें या जो भी की, जो मैं उस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा था, मैंने आपको बताया था कि हम इस कोर्स में RISC-V एक प्रोसेसर है उसको देखेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी पॉपुलर कोर है, ठीक है। कोर तो नहीं, बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले जो थी उसने उसमें स्टार्ट हुआ था, आज से मे बी 7-8 साल पहले कह लें, ठीक है, या शायद 10 साल हो गए। सो उनका ये ख्याल था कि एक अपना इंस्ट्रक्शन सेट बनाते हैं, ठीक है, जो हमने इंस्ट्रक्शन सेट जिस तरह बनाया अभी खुद, तो उन्होंने कहा कि एक अपना इंस्ट्रक्शन सेट बनाते हैं। उनका ख्याल था कि 2-3 महीने का प्रोजेक्ट होगा, तो उन्होंने 2-3 महीने के हिसाब से प्रोजेक्ट एक किया और एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाया, उसको पब्लिक कर दिया कि जी ये एक हमने इंस्ट्रक्शन सेट बनाया है, इसका हम प्रोसेसर बनाते हैं। तो ऑब्वियसली अगली जब ऑफरिंग कोर्स की आई तो उन्होंने उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की, फिर कुछ नहीं, तो एक आध दफ़ा जब तब्दीली की तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया क्यों चेंज कर रहे हैं, तो मतलब क्या क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या मतलब हम खुद बना रहे हैं, तो उन्हें पता चला कि बहुत से लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे, ठीक है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन सेट की एक ज़रूरत थी कि जो पूरी होनी थी। तो अब RISC-V जो है ना वो कह लें कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पहले इंटेल बहुत बड़ी मार्केट हुआ करता था, अब AMD ने उसको क्रॉस किया डेस्कटॉप वगैरह में, इंटेल कंप्यूटर बनाता है, AMD भी बनाता है, लेकिन 10-15 साल पहले जब से वो कह लेंगे स्मार्टफोन्स आना शुरू हुए, तो स्मार्टफोन्स उससे भी बड़ी मार्केट बन गए, और स्मार्टफोन्स में इंटेल और इस तरह के प्रोसेसर्स के बजाय ये ज़रा एनर्जी पावर ज़्यादा खा रहे होते हैं, उधर बैटरी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, तो वहाँ पे आर्म की कोर्स यूज़ होना शुरू हुई, जो कि RISC-V कह रहा हूँ, जो कि RISC टाइप की कोर्स है, ठीक है। और आर्म की जो आपकी सेलुलर मार्केट है वो उससे बहुत बड़ी मार्केट है, यानी आपके घर में कंप्यूटर कम होते हैं, आपके घर में मोबाइल फ़ोन ज़्यादा होते हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक। तो ये उससे काफ़ी बड़ी मार्केट थी और वो काफ़ी ज़्यादा आर्म ने कैप्चर कर लिया। RISC-V जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि आर्म वाली मार्केट को टारगेट करे, ठीक है, मतलब वो उसमें भी दो तरह की मार्केट्स हैं। एक मार्केट है ये जो मोबाइल फ़ोन्स वाली बनती है, उसमें तो अभी काफ़ी टाइम होगा शायद, ठीक है, मेरा जहाँ तक ख्याल है उसमें तो काफ़ी टाइम है कि वो उसमें आए। अभी किसी भी मेरे ख्याल में कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स पे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि डेस्कटॉप हो तो RISC-V बेस्ड हो, सर्वर हो RISC-V बेस्ड हो, ये RISC-V, लेकिन ये आने के करीब है, यानी अगले 5-6 सालों में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मतलब आई नो मैं कुछ कंपनियों के साथ काम खुद भी कर रहा हूँ और मुझे और जो इधर भी कंपनियाँ कई खुली हैं दे आर वर्किंग ऑन RISC-V प्रोसेस, इवन पिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी और लाहौर में बाकी जगहों पे RISC-V बेस्ड प्रोसेसर्स के ऊपर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ है। और ये जो कंपनी है ये यहाँ पर एक्चुअली बेस्ड नहीं है, US बेस्ड कंपनी है जिसका इधर ऑफिस डेवलपमेंट ऑफिस खुला हुआ है जो कि काम कर रहा है, इसी तरह डिफरेंट जगहों पर RISC-V के ऊपर काफ़ी सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसकी ट्रैक्शन बहुत है, काफ़ी सारी फॉलोइंग है, काफ़ी सारा काम इसके ऊपर हो रहा है। दूसरा ये जो जिसको हम कहते हैं चिप वॉर्स फ्यूचर में जो हो रही हैं कि एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ब्लॉक कर रहे हैं ना, जिस तरह अमेरिका ने ये किया हुआ है कि जो चाइना है जो चिप फैब्रिकेशन के लिए फैब्रिकेशन प्लांट एक लगता होता है जो कि समझे कि कई बहुत बड़ा सेटअप होता है, यानी कि मे बी एकड़ पे मुहित हो, ठीक है, और उसमें यानी आपने बीच में काफ़ी सारे प्रोसेस करके और मिलियंस में चिप फैब्रिकेट करनी है, ठीक है। इन दी एंड सिलिकॉन ही है, मिट्टी से बननी है, ठीक है, और ये तो वो, लेकिन ये है कि वो पूरा एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड, उसमें जो लेटेस्ट जो सबसे कंपनी सबसे ज़्यादा जिसका वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसका नाम आई गेस ASML था, वो नीदरलैंड्स की है। तो उनकी जो लेटेस्ट नोड्स है जो छोटे से छोटा ट्रांजिस्टर बनाती है वो अमेरिका ने बैन किया हुआ कि वो चाइना को नहीं दे सकते, ठीक है। तो चाइना अपनी कुछ कर रहा है, ठीक है। तो अब चिप वॉर्स में इस तरह की गेमें हो रही हैं कि वैसे तो वो कहते हैं ना कि सारी
हमें जब IMF आता है तो वो ये कहता है कि जी आपने इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, ग्लोबल मार्केट है, फ्री ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर अपने इंटरेस्ट लोगों के होते हैं वहाँ पर वो सब कुछ ब्लॉक करने के कर देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में एक डर ये भी है कि अच्छा आर्म का इंस्ट्रक्शन सेट या आर्म की कोर्स कोई ना बैन कर दे, ठीक है। तो अब ये मोबाइल वगैरह में तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जो एक और टर्म यूज़ होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो फ्यूचर में लग रहा है कि हर डिवाइस जो होगी ना उसके अंदर कोई कंप्यूटर लगा होगा, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेगी, वहाँ पर छोटी कोर्स यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आर्म वगैरह की कोर काफ़ी वहाँ पर भी पॉपुलर है, ठीक है। तो ये कहीं ये ना हो कि वो टेक्नोलॉजी ब्लॉकिंग शुरू कर दे कि यार आप इसको नहीं बेच सकते। तो RISC-V क्योंकि ओपन आर्किटेक्चर है, ठीक है, ओपन मीन्स कि इसका इंस्ट्रक्शन सेट ओपन है, बिल्कुल हर एक कोई भी उसके ऊपर कोर बना सकता है, और उसकी कोई लाइसेंसिंग फ़ी नहीं है कि आपने उसके ऊपर बनाई तो आपने RISC-V वालों को कहना है कि अच्छा जी इतने पैसे आपको जाएंगे, ठीक है। आर्म जो है वो बेसिकली उनकी कोर्स की रॉयल्टी होती है जो कि वो लेते हैं अगर कोई भी यूज़र। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है कि ये इस इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर चीज़ें बनाएं, और बहुत लोग बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ भी बना रहे हैं, जिस तरह हमने जो बनाया बहुत ही बेसिक सा प्रोसेसर था, ठीक है, लेकिन इट वाज गुड टू गिव यू एन आइडिया कि ओवरऑल काम क्या हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बिल्ड करके आगे के आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट समझ सकें, ठीक। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना उसमें मैं कह लेंगे कुछ अंदर अंदर खामोशी से जो इंस्ट्रक्शंस में कौन सी जगह किस किस जगह आएगी वो मैं RISC-V के हिसाब से डालता जा रहा था, ठीक है। सो आई हैड दिस पेपर विद मी जिसके अंदर RISC-V का ये जिसको हम कहते हैं रेफरेंस कार्ड है, जिसके अंदर जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखी हुई हैं। लेकिन ये सारी कौन सी हैं, ये वो जो बेस सबसे फॉर्मेट है जो सिंपल तरीन है उसकी हैं, ठीक है। तो RISC-V की आप अगर RISC-V.org पे जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको उसकी कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक दो किस्म के डाउनलोड्स पड़े होंगे, एक अनप्रिविलेज इंस्ट्रक्शन सेट और एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन सेट। तो जो अनप्रिविलेज वन है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ, ठीक है। अच्छा सो ये जो कार्ड है ये मैंने खैर एक और डॉक्यूमेंट से उठाया हुआ है, ये जो ऊपर आपको सामने नज़र आ रही है। सो ये एक और है बंदा, मुझे उसका नाम भूल गया है, बट ही टीचेस एट सम यूनिवर्सिटी, और मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा। जो एम्बेडेड सिस्टम्स का कोर्स होता है और उसमें उसने RISC-V के कुछ वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हुए थे, और एक उसने ये काम किया हुआ था कि GitHub के ऊपर अपना एक बुक सी अपलोड की हुई थी जो कई चीज़ों को उससे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देती है, जो कि आपको जो एक्चुअल क्योंकि एक्चुअल जो आपका मैनुअल है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसमें से जो 32 बिट वाली इंस्ट्रक्शन का है वो छोटा सा है। तो RISC-V जो है ना अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई हुई है जिसके अंदर हर कुछ अरसे बाद नई स्पेक्स आती रहती हैं, लेकिन उनमें वो कुछ जो रेटिफाइड स्पेक हैं जिनको वो चेंज नहीं करते, और कुछ हैं जो कि वो नहीं लाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले उन्होंने RISC-V का बेस आर्किटेक्चर बनाया, उसके बाद फिर वेक्टर एक्सटेंशन हैं, मैट्रिक्स जो है वो भी मेरा ख्याल है रेटिफाई नहीं हुई, लेकिन वेक्टर की एक्सटेंशन रेटिफाई हो गई है। अब जो आजकल आपका बूम आया हुआ है AI का, तो उसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अक्सर एल्गोरिथम्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर से मुराद होती है कि पूरा एक सीक्वेंस ऑफ नंबर या वन डायमेंशनल एरे को हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकें, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सके, इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस को हम वेक्टर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो उसकी सपोर्ट भी RISC-V में है, लेकिन आप इन्होंने दिया हुआ है कि आप बिल्कुल बेसिक सा बनाना हो तो 16 बिट का भी एक इंस्ट्रक्शन सेट है जो बिल्कुल एम्बेडेड प्रोसेसर्स के लिए है, ठीक है। हमने जो बनाया ये उससे अगला लेवल का है जो 32 बिट का इंस्ट्रक्शन सेट है। तो दिस इज कॉल्ड RV32I, ठीक है। I स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ठीक है। फिर इसी में मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे तो RV32IM हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन की भी सपोर्ट करता है। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट की आ जाएगा तो वो कुछ और उसके साथ लग जाएगा, वो मुझे याद नहीं, F होता है या समथिंग ऐसे जो कॉमन से यूज़ होते हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं तो उसको उन्होंने एक G नाम भी दिया हुआ। G का मतलब है कि जो एक जनरल पर्पस प्रोसेसर के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, सब कुछ उसके अंदर होगा, उसके अंदर वर्चुअल मेमोरी भी होगी, उसके अंदर ये भी होगा, उसके मतलब जो चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो ये जो है ना, ये मैं इसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स एंड थम्स अप टू द प्रोफेसर जिसने इस पर मेहनत की है। ये
आपको नजर आ रहा है कि एक पेज पे ये इसके बुक के एंड पे इन्होंने ये रेफरेंस कार्ड दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको उससे कदरे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नजर आ रही होंगी कि जो हमने अभी की हैं, लेकिन ये असल में उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं है? अच्छा, उसकी एक वजह यह है कि मैं एक चीज़ छोड़ गया था एक मिनट, कामरान नीचे आ जाए। वो ये छोड़ गया था कि मैंने ऐड की इंस्ट्रक्शन तो की, लेकिन एक और इंस्ट्रक्शन होती है ऐड इमीडिएट की भी, राइट। ऐड इमीडिएट ये होती है कि जिसमें आप कहेंगे RD RS1 और लेट से मैं कहूँ 10 इसमें ऐड करना है, ठीक है। सो लेट से हम लिखते हैं ना कि फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 100, I प्लस प्लस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टेंट्स बड़े यूज हो रहे हैं, यानी कि 0 सबसे पहले तो यूज हो रहा है, दूसरा 100 है लेट से, ये भी कांस्टेंट है, फिर I प्लस प्लस का मतलब है I इज इक्वल टू I प्लस 1, तो इसमें ये 1 भी कांस्टेंट यूज हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ना हम कांस्टेंट के साथ इजीली डील कर सकें, ठीक है। तो RISC-V में एक काम ये किया हुआ है कि उन्होंने जो 0 नंबर वाला रजिस्टर है ना, उसमें हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। सो यानी कि 0 नंबर वाले रजिस्टर का इनेबल, लेट से आपने उसको 0 से इनिशियलाइज करके उसके बाद आपने उसका इनेबल को 0 से रिटायर कर दिया, ठीक है, कि रीसेट पे वो 0 हो गया। अब जब भी कोई उस पर लिखवाएगा तब भी नहीं लिखा जाएगा, जब कोई उस पर पढ़ेगा तो 0 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई काम ना करना हो, बास का हमें ये चाहिए होता है कि एक इंस्ट्रक्शन कोई काम ना करे, उसको हम कहते हैं नो ऑप, ठीक है, कुछ भी ना करो, ठीक है। तो नो ऑप के केस में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन बना देते हैं कि यार जिसमें RD के बजाय मैं X0 लिख दूँ, ठीक है। तो 0 पर लिखवा रहा हूँ तो असल में ये कोई काम करेगी नहीं, क्योंकि 0 तो राइटेबल ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन को हम नो ऑप डेजिग्नेट कर सकते हैं कि ये नो ऑप है। तो असेंबली में हम लिख रहे होंगे नो ऑप, लेकिन वो ऑटोमेटिकली असेंबलर उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन डाल। जी मैंने पूछा था टाइम, वैसे आप जब वो क्लास से 10 मिनट पहले भी दोस्तों को बताते हैं कि 10 मिनट रह गए, नहीं बताते? बताया करें ना यार, पैसे आप लोग दे रहे हैं इसको पढ़ने के, ठीक है। ओके, ओके, सो यहां तक चीज क्लियर है। सो नो ऑप की कुछ समझ आई कि ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम सूडो इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कि जो असेंबली लिखते हुए आप कुछ और लिखेंगे लेकिन पीछे इंस्ट्रक्शन कुछ और बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने असेंबली लिखते हुए नो ऑप लिख दिया, लेकिन पीछे लेट से ये बन गई कि ऐड इमीडिएट X0 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 बना दो, ठीक है, या ऐड X0 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 कर दो कि भाई X0 को X0 में ऐड करके X0 में ही लिखवा दो, ये नो ऑप है, ठीक है। कुछ भी इधर लिख देता है, इधर अगर X0 आ रहा है तो ये बेसिकली नो ऑप ही है, क्योंकि जो मर्जी कर रहे थे, जब अगर आपने 0 पर लिखवा दिया तो 0 नहीं। अच्छा, दूसरा जो ऐड इमीडिएट है, ये इस किस्म के काम करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है कि यार इसमें मैं 1 ऐड कर सकूं, या बाज़ का हम इधर I प्लस प्लस के बजाय I प्लस इक्वल टू 2 या I इज इक्वल टू I प्लस 2 लिखते हैं, तो 2 3 4 कुछ भी ऐड करना हो तो उसके लिए इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस काफ़ी यूजफुल होती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमें अगेन एक ऑपकोड चाहिए, RD चाहिए, फंक्शन चाहिए, RS1 चाहिए। तो ये पूरा का पूरा ये इमीडिएट रख ले, जस्ट लाइक लोड वर्ड में भी यही किया था ना कि आपके पास एक डेस्टिनेशन था, एक सोर्स था और बाकी इमीडिएट था। तो RS2 नहीं चाहिए क्योंकि उसके बजाय हमने नंबर दे दिया, ठीक है। तो वही जो मार्क्स लगा हुआ था ना हमारा, जो कि चूज कर रहा था लोड के केस में इमीडिएट वैल्यू, वो इधर भी यूज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ फर्क ये होगा कि इसका रिजल्ट हम मेमोरी पर लिखवाने के बजाय जो भी RS1 प्लस 10 करके उसका रिजल्ट मैं RD में लिखवा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो ये जो हमने बनाया था उसके अंदर ऑलरेडी किसी हद तक ये काम कर रही थी, सिर्फ हम कंट्रोल लाइंस को सही सिलेक्ट करना था, क्योंकि इमीडिएट की पहले ही हमने सपोर्ट डाली हुई थी फॉर लोड वर्ड, तो ये लोड वर्ड का भी यही फॉर्मेट था, ठीक। अब अगर मैंने ऐड इमीडिएट डाल दिया तो इसका मतलब है कि इन सब का इमीडिएट बन सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल 40 इंस्ट्रक्शंस ऊपर लिखी हुई है, लेकिन इन 40 में जो डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस है वो थोड़ी हैं। इस तरह की जगह 8 तो यही बन जाती है, फिर इसके इमीडिएट वेरिएंट हो गए तो ये 16 होगी, ठीक है। फिर लोड वर्ड हो गया, इस किस्म की होगी। तो हम एक एक करके इन सारी इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं कि ये क्या कर रही है, ठीक है।
मतलब जितनी हम देख सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, ठीक है। 40 अभी थोड़ी होती हैं इंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 40 ज़्यादा नहीं होती, ठीक। हाँ, ये भी आप एक आध हफ्ते में ये 40 इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे हार्डवेयर में, तो कोई मसला यार ऐसे उफ कर रहे हैं जैसे कोई मसला, ठीक। अच्छा, सो हो सकता है 1-2 हफ्ते में ना कह रहे हो, 3-4 हफ्ते बाद कह रहे हो, ठीक है, डोंट वरी, ठीक। ओके, सो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐड है, ठीक है। सो ऐड तो हमें ऑलरेडी पता है क्या है, ठीक है। तो ये यही काम ही करती है। अगर मैं इसके इस सेक्शन में चला जाऊं तो ये उसको पूरा एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ऐड क्या करती है, लेकिन हमें पता है, ठीक है। फिर ऐड इमीडिएट है, ऐड इमीडिएट का भी अब हमें पता चल गया कि क्या काम करती है। अच्छा, एंड इमीडिएट, राइट, वो भी हमें पता है। तो ये बल्कि ये अल्फाबेटिकल हैं, इनके बजाय मैं अगर दूसरे वाले कार्ड पे आ जाता हूँ, चलो अल्फाबेटिकली कवर कर लेता हूँ जो कह रहा था, ठीक है, ठीक है। इनमें से कुछ जो है हम अभी स्किप करेंगे, कुछ हम कर रहे होंगे, लेकिन मैं उन पे वापस आता हूँ, ठीक है। एंड इमीडिएट, ये भी समझ आ गई। ऐड अपर इमीडिएट टू पीसी, ठीक है, इसको अभी फिलहाल मैं स्किप करता हूँ, ये मैं थोड़ा अगले लेक्चर में आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे आ गई ब्रांच इक्वल, ब्रांच ग्रेटर और इक्वल, ब्रांच ग्रेटर और इक्वल, अनसाइंड ब्रांच, लेस देन अनसाइंड ब्रांच, नॉट इक्वल। सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेम फॉर्मेट, सब कुछ, सिर्फ चेक चेंज होता जा रहा है। इक्वल टू चेक हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू अनसाइंड चेक हो रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू अनसाइंड में क्या फर्क है? एक केस में हम नंबर्स को ट्रीट कर रहे हैं साइंड, तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा बनेगा अगर साइंड हुआ। अगर मैं उसको अनसाइंड ट्रीट करूंगा तो वो एक बड़ा सा नंबर बन जाएगा, क्योंकि उसकी एमएसबी 1 आ रही है, ठीक है। तो कभी हमें अनसाइंड नंबर्स को कंपेयर करना है, कभी हमें साइंड नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। नॉट इक्वल, ये सारी आ गई। एटॉमिक को भी हम, और एनवायरनमेंट कॉल और ब्रेक को हम इस वक्त इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए आपको कुछ और चीज़ें समझ आई होनी ज़रूरी है, ठीक है। जंप एंड लिंक जो है, अच्छा ये वाला जो टेबल है ये साथ साथ बता भी रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। सो मैंने आपको भी जंप एंड लिंक बताया। जंप एंड लिंक के साथ जो राइट साइड कॉलम है वो बता रहा है कि जो आरडी हमने बताया है, सो जंप एंड लिंक में हम बता रहे हैं आरडी, और उसके बाद पीसीरेल 21 का मतलब है कि 21 बिट की जंप है, ठीक है। तो वो 21 बिट की जंप जो यानी जो इमीडिएट वैल्यू आ रही है वो 21 बिट की है, जो पीसी में ऐड होगी। और साथ हमने एक डेस्टिनेशन रजिस्टर बताया, तो ये डेस्टिनेशन रजिस्टर में पीसी को लिखवा देगा, ठीक है, पीसी को नहीं, सॉरी, PC+4 को, और पीसी खुद जंप करके उस इमीडिएट वैल्यू पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है जेल आर, जो कि हमने इससे पहले पढ़ी थी कि वापस आने के लिए जब फंक्शन ने रिटर्न करना है तो रजिस्टर की बेस पे। तो इसमें आप देखो कि पीसी जो है वो RS1 प्लस इमीडिएट, ठीक है। अच्छा, वो जो इमीडिएट है वो टिपिकली हम 0 ही देंगे, क्योंकि हमने जो RS1 यानी कि जिसमें हमने PC लिखवाया, PC+4 लिखवाया था, हमने उधर ही जंप करनी है। तो ये इमीडिएट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 0 हुआ करेगा। और उसके बाद आप ये जो एंड ऑफ नॉट ऑफ 1 लिखा हुआ है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये इवन नंबर पे जंप करेगा, इसका और कोई मकसद नहीं है, ठीक। और RD में PC+4 चला जाए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो करंट पीसी है उसको सेव कर रहा है इन RD, और अगर हमने वो यूज नहीं करना, जो कि हमने रिटर्न करना है वो यूज नहीं करना, तो हम क्या करेंगे कि उसको 0 दे देंगे कि यार कहीं पे भी सेव ना करो, ठीक है। फिर आपकी इंस्ट्रक्शन आ जाती है लोड की। लोड की आप देखें तो 4-5 इंस्ट्रक्शन है। लोड बाइट अनसाइंड, लोड हाफ वर्ड अनसाइंड, अपर इमीडिएट और लोड वर्ड, ठीक है। हमने इसमें से सिर्फ लोड वर्ड की, ठीक है। बाकी हमने अभी स्किप की थी, लेकिन बाकी क्यों जरूरी है? फॉर एग्जांपल मैं करैक्टर्स के साथ डील कर रहा हूँ, तो करैक्टर की स्ट्रिंग है वो हमारी मर्जी से तो नहीं होगी कि वो हो सकता है 1 करैक्टर हो सकता है 11 करैक्टर हो, ठीक है। तो वो 4 के मल्टीपल होना तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं लोड या स्टोर कर रहा हूँ मेमोरी में, उसको लिखवा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो वहीं तक लिखा जाए जहाँ तक वो बनती है, और इसी तरह रीड कर रहा हूँ तो उतना ही रीड हो सके, ठीक है। तो उसके लिए फिर लोड बाइट की इंस्ट्रक्शन। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसकी इंट्रिकेसीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि बड़ी आसान सी है कि अगर ये जो हमने मेमोरी बनाई है इसमें हम राइट इनेबल के बजाय बाइट इनेबल डाल दें,
तो ये हमारा काम आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो लोड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस तरह की हैं, और इमीडिएट स्टोर में भी इसी तरह, स्टोर बाइट हाफ वर्ड, ठीक है, हमने उसमें से कहते हैं सिर्फ स्टोर वर्ड यूज की थी, ठीक है। अच्छा, शिफ्ट की, शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल इमीडिएट, सेट लेस देन इमीडिएट, ठीक है। तो ये सारी वही इंस्ट्रक्शंस बानी है जो हमने पहले से की हुई है। एक्सक्लूसिव और आ गया, सब्ट्रैक्ट आ गया, स्टोर आ गया, तो ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में वो लिखी। यहाँ पर हम आज रुकते हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट टाइम पे, इसमें कुछ जो विजुअल्स हैं जो कि कौन सी बिट किधर जा रही है उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम फिर करें, ठीक है। कामरान इधर आप लोग